सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद कर रहे हैं भाई आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का दूसरा सेट चल रहा है, जबकि फिजिक्स के अंदर 2 सेट को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही जल्द तीसरा सेट आरंभ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को 2024 के भी आंसर पेपर लगाने हैं तो अपने ही YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर आंसर पेपर 2024 के भी पड़े हुए हैं। ठीक है, बस 2025 और 24 के आंसर पेपर आप लोग ईमानदारी से लगा लीजिए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नो टेंशन होकर मेहनत करिए। जैसा कि अब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अभी केमिस्ट्री के सेट नंबर 2 का, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर लिया था। उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं। देखिए अब प्रश्न नंबर दूसरा का क्या बोल रहा है? बोल रहा है 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। क्या पूछा आपसे भाई? मोललता की गणना करवाई है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहे हैं कि भाई बताओ मोललता की परिभाषा क्या है? तो आप बोलोगे 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। मोललता को किससे लिखते हैं? स्मॉल m से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे मोललता का फॉर्मूला, तो मोललता का फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा? मोललता का फॉर्मूला बनेगा विलेय के मोलों की संख्या वट्टे विलायक का द्रव्यमान किसमें भाई? किलोग्राम में। लेकिन क्या होगा अगर हमें मोलों की संख्या ना देकर विलेय का भार दे रखा हो? तो अगर हमें मोलों की संख्या ना देकर हमें क्या दे रखा हो? भार दे रखा हो विलेय का, तो हम बेटा यहां से निकाल सकते हैं मोलों की संख्या। मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। मोल बराबर क्या होगा? भार बट्टे अड़भार। मोल किसका है? आप बोले सर ये मोल विलेय का है, तो भार भी किसका होगा? विलेय का। अड़भार भी किसका होगा? विलेय का। तो एक नया फॉर्मूला फिर से बन जाएगा विलेय का भार किसमें होगा भाई? ग्राम में। वट्टे जब विलेय का भार बट्टे विलेय का अड़भार, और बट्टे में कौन है? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में है तो भाई किलोग्राम में लाओ, तो ऊपर 1000 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब सवाल के अंदर दे रखा क्या क्या दे रखा है समझो। यहां पर बेटा 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन। भाई यहां पर एथेनोइक अम्ल कितना है? 5 ग्राम। 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है और कितने में बेटा? 150 ग्राम बेंजीन में। तो जो मात्रा कम है विलयन के अंदर वह किसका होगा? विलेय का भार। विलेय का भार। और जिसकी मात्रा ज्यादा दिखाई दे रही है विलयन के अंदर वह क्या होगा? विलायक का भार। ठीक है, लेकिन विलेय का अगर भार पता है तो आपको अड़भार भी निकालना है। तो भैया हमें इसको क्या निकाल लो? अड़भार भी निकालना है विलेय का। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल का अड़भार। देखो एक कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन का होता है अड़भार 12, पर ऐसे कार्बन आपको कितने दिखाई दे रहे? 1 2, तो 12 × 2 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, पर ऐसे हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 3 और 1 4, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, पर ऐसे ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे आपको? 2 से मल्टीप्लाई। तो यहां से 12 दूनी 24 और 4 एकम 4, तो 24 और 4 28 प्लस 16 दूनी 32 बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 60। अब इन सबको मान बेटा इस फॉर्मूले के अंदर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए तो मोललता m बराबर विलेय का भार कितना है भाई? बोलोगे 5 ग्राम बट्टे
विलेय का अड़भाग कितना है 60 इंटू विलायक का द्रव्यमान कितना है 150 पर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो यहां से 1 2 जीरो से 1 2 जीरो कैंसिल 5 तिये 15। ठीक है, और काटना चाहो तो 2 पंजे 10 और 2 तिये 6, तो यहां पर 5 बट्टे कितना मिलेगा बेटा 9। ठीक है, अगर इसका भाग करेंगे तो 9 पंजे भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे भी 10 लगाओ, 9 पंजे 45 5 5 आता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, नोट करेंगे बेटा, यहां से नोट करिएगा इस सवाल को। इसके बाद भाई दूसरे का ख प्रश्न बोल रहा है ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। भाई इसका कारण यह है कि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा है भाई, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव्य विलेयता घटती है क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्लियर, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्लियर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा आप जल में डालोगे और क्या करोगे, गर्म करोगे। ठीक है, तो गर्म करने पर बनाएगा H2CO3 प्लस में बेटा क्या निकलेगी, ऊष्मा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, क्या बताया कि भाई ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है, घटती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यह एक बेटा क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक, उसके बाद दूसरे का ग प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, लैंथेनाइडों द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। वैसे तो बात करें समस्त लैंथेनॉइड तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के 3 मानी जाती है, लेकिन कुछ के ऑक्सीडेशन संख्या बेटा कितनी निकलती है, प्लस के 2 और प्लस के 4। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे लैंथेनॉइड तत्वों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के 3 होती है, लेकिन कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के 2 व प्लस के 4 पाई जाती है। जैसे बात करेंगे, जैसे हमारा बेटा हो गया सीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 58। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन संख्या बेटा कितनी पाई जाएगी, प्लस के 4। ठीक है, सीरियम के बाद बेटा हमारा टर्बियम हो गया, जिसका परमाणु क्रमांक 65 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी पाई जाएगी, प्लस के 4। यूरोपियम की बेटा यहां पर जिसका परमाणु क्रमांक 63 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन संख्या बेटा 4, लेकिन एटरबियम जिसका बेटा यहां पर ऑक्सीडेशन संख्या कितना पाई जाएगी, प्लस के 2। ठीक है, तो यहां पर यह हो गया हमारा दूसरे का ग प्रश्न। नोट करिएगा भाई इसको। इसके बाद भाई
अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं दूसरे का घ प्रश्न। दूसरे का घ प्रश्न है, एक आपको उपसय संयोजक यौगिक बेटा दे रखा है FeNH3 का होल ट्वाइस और यहां पर Cn का होल 4, ठीक है। और क्या है के ज्यामितीय समावयवों की संरचनाएं दर्शाइए। भैया इसकी ज्यामितीय समावयवता दर्शानी है। देखिए यह दो प्रकार की समावयवता दर्शाएगा। देखो कैसे समझो, यहां पर ये Fe हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, 2 और 4 6, अष्टफली आकृति बनेगी, ठीक है। यहां पर कुछ इस तरीके से ये। अब आपने क्या किया कि जो NH3 है का होल ट्वाइस, आपके पास 2 NH3 है, दोनों NH3 को आपने एक ही दिशा में जोड़ दिया, एक ही दिशा में जोड़ दिया, एक ही ओर जोड़ दिया। तो यहां पर कहानी क्या होगी, ये बेटा दर्शाएगा आपको समपक्ष की स्थिति। किसकी दर्शाएगा ये, समपक्ष समावयव। ये किसको दर्शाएगा भाई, समपक्ष समावयव को दर्शाएगा, ठीक है। अब क्या किया, यही दो लिगैंड आपने एक दूसरे के विपरीत जोड़ दिया, तो यह किसको दर्शाएगा, विपक्ष को। यानी ये सिस और यहां पर अगर आपने दो लिगैंड, दो समान लिगैंड को एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोड़ दिया, तो यहां पर क्या होगा, यह दर्शाएगा विपक्ष को। तो यहां पर Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, आपने एक NH3 यहां जोड़ा, इसके विपरीत आपने दूसरा NH3 जोड़ दिया, ठीक। तो अब ये आपको किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा भाई यहां पर और Cn और यहां पर Cn, ठीक। तो ये बेटा जब दो समान लिगैंड एक दूसरे के कैसे हो जाएं, विपरीत, तो ये बेटा किसको दर्शाएंगे, विपक्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं भाई ट्रांस, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई ये किसको दर्शा रहा है, विपक्ष समावयव को, विपक्ष समावयव, ठीक है। ये सिस और ये ट्रांस, ये हो गई ज्यामितीय समावयवता। नोट करिए भाई इसको। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर तीसरा। अब हम लोग बेटा तीसरे का अध्ययन करने वाले हैं, समझो। बोल रहा है तीसरे का क, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उपयुक्त रासायनिक समीकरण से समझाइए। भैया पहला पूछा आपसे बुर्श अभिक्रिया और दूसरा है बुर्श फिटिंग अभिक्रिया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेटा, ये आपके लिए ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं बुर्श अभिक्रिया, समझना। अब बुर्श अभिक्रिया होती किससे है, पहले तो कहानी ये आनी है कि भाई ये बुर्श अभिक्रिया होती किससे है, समझो। ये होती है भाई एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ। जब आप धातुओं के साथ अभिक्रिया करा रहे हो तो उत्प्रेरक फिर कौन लेंगे, शुष्क ईथर। समझो क्या बताया हमने, बताया भाई एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराओगे, सोडियम धातु से। अब अगर आप सोडियम धातु से क्रिया करा रहे हो तो उत्प्रेरक फिर किसको लोगे, शुष्क ईथर को, ठीक है। अब कैसे ये क्रिया करानी है, तो आप बोलोगे कि सोडियम हमारा क्या है, क्षार धातु है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 1+। X हमारा हेलोजन है, इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, तो इसके ऊपर चार्ज भाई कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब कहानी आएगी कि ये R+Na+ के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, फिर बेटा होगा क्या कि ये बेटा जो हेलोजन है माइनस वो जाएगा प्लस के पास। अब सोडियम पर कितना चार्ज है, 1+, और हेलोजन पर भी कितना माइनस है, 1 माइनस, अर्थात क्या बाहर हो जाएगा, NaX, सोडियम हैलाइड, ठीक है। अब बात ये आ रही कि भाई R का तो बॉन्ड टूट चुका, R का तो बॉन्ड टूट चुका, अब R Na से तो क्रिया करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि भैया इस पे भी प्लस इस पे भी प्लस, तो Na के साथ जाएगा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेगा, यानी खुद के साथ डबल होके निकलेगा बाहर।
ठीक है, अब बैलेंस कर लो भाई। आर यहां पर कितनी हो गई 2, पर यहां तो 1 है, 2 से मल्टीप्लाई। अब आपने देखा कि सर जब आर के आगे 2 है तो हेलोजन के आगे भी तो 2 है, तो जब 2 हेलोजन तो Na भी 2 ले लो, तो कितने NaX बार हो जाएंगे 2NaX, और ये क्या बन जाएगा एल्केन, और ये हमारा क्या है एल्किल हैलाइड, और ये हमारे कौन है सोडियम धातु, सोडियम धातु। ठीक, इसमें क्या होता है बुश क्रिया में कार्बन की संख्या ठीक दोगुनी होकर उत्पाद बनता है। यहां पर आपने एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड लिया, यहां 2 कार्बन मिल जाएंगे। ठीक है, देखो अब बात करेंगे इस R की जगह किसको रखेंगे और X की जगह किसको रखेंगे। भैया R की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप रख दो, जैसे CH3, ये मैथिल हो जाएगा। इसी प्रकार आप C2H5 रख दोगे तो ये एथिल हो जाएगा। इसी प्रकार आप C3H7 रख दोगे ये प्रोपिल हो जाएगा। यानी कोई भी एल्किल ग्रुप रख सकते हो आप R की जगह, और X की जगह बेटा कौन होगा हेलोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके ऊपर कितना चार्ज 1 माइनस। चलिए इस R की जगह हमने रख दिया भाई किसको, मान लिया CH3, और X की जगह रख दिया बेटा हमने किसको, मान लिया Br को रख दिया। इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, सोडियम धातु से। उत्प्रेरक जब धातु से क्रिया करा रहे हैं तो कौन ले लेंगे, शुष्क ईथर। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो CH3 को बोल रहे हैं मैथिल और Br को ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल ब्रोमाइड। चलिए कैसे देख कराओगे, अब क्रिया कराओ भाई Na पे प्लस Br पे माइनस, जब इस पे माइनस तो इस पे प्लस। ठीक है, चलिए तो Na प्लस वाला जाएगा भाई किसके पास, माइनस के पास, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, और ये प्लस वाला प्लस के पास तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां से Na प्लस जाएगा Br के साथ, तो बनेगा भाई NaBr, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस को लेकर भाग। अब ये प्लस वाला प्लस के साथ नहीं जाएगा, लेकिन इसका बॉन्ड तो टूट चुका है, तो फिर खुद के ही अणु के साथ क्या बनाएगा बॉन्ड, 2 कार्बन है, क्या बन गया ये भाई एथेन। अब देखो यहां CH3 की संख्या डबल है, यहां तो एक ही है ना, 2 से मल्टीप्लाई। अब होगा क्या कि भाई Br के आगे भी तो हो गए 2 Br, तो Na भी तो कर लो, तो कितने NaBr भाग भाई 2 NaBr बाहर। उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा रिएक्शन समझ में आई होगी। इसी प्रकार आप R की जगह बेटा C2H5, C3H7 कुछ भी रख लीजिए, आसानी से ऐसी अभिक्रिया करनी है। ठीक है, अब बात आ रही है दूसरी अभिक्रिया की, बात आ रही भाई किसकी, दूसरी अभिक्रिया की, जिसका नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया देखो, अब यहां पर बेटा एक कहानी और आती है, यहीं पे आपसे एक अभिक्रिया और पूछ ली जाती है, वो पूछी जाती है भाई फिटिंग अभिक्रिया। अब ये तीनों की तीनों अभिक्रिया कभी कभार बेटा 5 नंबर के अंदर पूछ ली जाती है। तीनों अभिक्रिया कितने में, 5 नंबर में। वुड्स फिटिंग और फिटिंग अभिक्रिया, तीनों की तीनों अभिक्रिया कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछ ली जाती है, और ये कई बार रिपीट हुई है। देखिए कैसे होगी, फिटिंग अभिक्रिया होती है बेटा, यहां एल्किल हैलाइड है वुड्स अभिक्रिया, और एरिल हैलाइड है तो फिटिंग अभिक्रिया हम चले जाएंगे। तो एरिल हैलाइड में बेंजीन के ऊपर बेटा जोड़ देंगे हेलोजन, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किससे करा दो भाई, सोडियम धातु से। उत्प्रेरक मैंने बोला जब धातु से क्रिया कराओगे, उत्प्रेरक बेटा शुष्क ईथर। ठीक, बॉन्ड तोड़ देंगे, हेलोजन पे बेटा चार्ज आएगा ऋणात्मक, और इसके ऊपर आ गया बेंजीन के ऊपर धनात्मक, सोडियम पे चार्ज धनात्मक। तो आप बोलो सर Na हेलोजन को लेकर बाहर होगा, NaX को लेकर बाहर, लेकिन Na जब X को लेकर बाहर हो गया तो इस हेलोजन का बेटा एक बॉन्ड मुक्त हो गया, और हेलोजन प्लस है तो ये Na के साथ क्रिया करेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, खुद के अणु के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो खुद के अणु के साथ बॉन्ड बना लेगा, कितना बॉन्ड भाई, 1 बॉन्ड। ठीक, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई फेनिल।
डाइफेनिल। ठीक है, और क्या लिया था हमने लिया था भाई हेलो एरिन। ये क्या है? हेलो एरिन। अब X की जगह आप किसको रख सकते हो? मैंने बोला X की जगह बेटा कोई भी हैलोजन परमाणु। ये रहा हमारे हैलोजन परमाणु, इसकी जगह रख देना आप लोग। ठीक है, अब देखो, अब बात आ रही है बुश फिटिंग अभिक्रिया। मतलब फिटिंग तो ये रही भाई, फिटिंग अभिक्रिया तो भाई ये रही, और बुश अभिक्रिया ये रही। मतलब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों के मिश्रण की अभिक्रिया करानी है। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। तो कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी? बुश फिटिंग अभिक्रिया। देखिए इधर करा रहे हैं, इस पे इधर करा रहे हैं। तो आप एरिल हैलाइड और प्लस एल्किल हैलाइड दोनों के मिश्रण की अभिक्रिया किससे कराओगे? सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। तो आप बोलोगे कि सर एक सोडियम केवल एक एक्स को लेकर भार होगा, पर ऐसे एक्स कितने हैं? 2। तो यहां पर 2 एक्स है, तो Na भी कितना चाहिए? 2। तो एक Na एक एक्स, दूसरा Na दूसरा एक्स, अर्थात 2NaX बाहर, प्लस बेंजीन के ऊपर, यहां पर इसके ऊपर कौन जुड़ जाएगा जाके? ये वाला R। तो ये बन जाएगा एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन। एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन बन जाएगी। ठीक, अब इस R की जगह किसको रख सकते हो? CH3C2H5। मैंने बोला एल्किल ग्रुप। X की जगह किसको रख सकते हो? हैलोजन को। जैसे भाई समझते हैं, एक काम करिए, इसको नोट करिए, इसके बाद इधर थोड़े से और एग्जांपल समझ रहे हैं। नोट करो भाई। देखो समझते हैं इधर इस वाली अभिक्रिया को, या ठीक है, यहां पर इसके ऊपर जो हैलोजन जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर, मैंने जोड़ दिया मान लिया Cl प्लस Na की अभिक्रिया प्लस R की जगह रख दिया हमने CH3 और X की जगह रख दिया हमने Cl। उत्प्रेरक शुष्क ईथर। तो आप बोलोगे कि सर एक Na एक हैलोजन 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 Na 2 Cl को लेकर बाहर, अर्थात 2NaCl बाहर, प्लस अब यहां पर होगा क्या कि बेंजीन के ऊपर से जब हैलोजन बाहर हो गया है और यहां से Cl बाहर हो गई, तो इसका बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा? इस बेंजीन के साथ। तो ऊपर जुड़ जाएगा CH3 और ये क्या बन जाएगा? टोलुइन। आपसे बहुत बार पूछा गया ये भी प्रश्न है कि क्लोरोबेंजीन से टोलुइन, क्लोरोबेंजीन से टोलुइन, इसलिए बेटा ये अभिक्रिया हमने आपको कराई है। ठीक है, नोट करिएगा बेटा, ये प्रश्न को नोट करिएगा। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर तीसरे का ख है। ख बोल रहा है तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलेय होते हैं, समझाइए। भैया अल्कोहल जल में अधिक विलेय है, इसका कारण है कि अल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, और ये कैसी प्रकृति के होते हैं भाई? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन अगर बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है, और ये कैसी प्रकृति के होते हैं? अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। लिखेंगे अल्कोहल जल में विलेय होते हैं क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। ये ध्रुवीय
प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं तथा ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते, हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल ROH HOH, ठीक है, इस तरीके से यहां पर इस पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, प्लस यहां पर माइनस, ठीक है। हाइड्रोजन बेटा चार्ज कैसा होगा, यहां पर प्लस होगा। तो ये बना रहे हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। नोट करिए तीसरे के ख प्रश्न को। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर तीसरे का ग बोल रहा है निम्न में विभेद कीजिए। पहला है प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनॉल में, दूसरा है फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल में। तो पहला बेटा कर रहे हैं किस किस में, प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनॉन में विभेद। कैसे, तो आप बेटा इसका क्या कर दो, टॉलेन अवकर्मक के साथ दोनों की क्रिया करा दीजिए। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें कीटोन ग्रुप है। प्रोप 3 पे आता है CH3 CH2 CHO, ये बेटा फॉर्मूला बन जाएगा प्रोपेनॉल, और यहां पर CH3 CO CH3, ये बनेगा प्रोपेनॉन, ठीक है। दोनों की अभिक्रिया बेटा Ag2O के साथ करा दो। ये हमारा टॉलेन अभिकर्मक होता है। कौन है हमारा ये, टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक। तो जो हमारा कीटोन होता है, कीटोन टॉलेन अभिकर्मक से या फैलिंग विलयन से क्रिया नहीं करता है, तो भाई इसकी कोई अभिक्रिया नहीं। लेकिन ये बेटा टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करता है, एल्डिहाइड ग्रुप से क्रिया करेगा और उसको बदल देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। ये वाला ऑक्सीजन चला जाएगा, इसके पास बन जाएगा COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो CH3 CH2 COOH प्लस बाहर कौन हो जाएगा, Ag। कितने हैं बेटा, 2 है, 2। तो ये बनेगा भाई रजत दर्पण। और ये क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा बेटा है किसके अंदर, आपसे पूछा है फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में विभेद। फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में विभेद कैसे, समझो। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर जोड़ दो COOH, बेंजोइक अम्ल। अगर हम बात करेंगे फिनॉल की, तो बेंजीन के ऊपर कौन जोड़ दीजिए, OH, हो जाएगा फिनॉल, ठीक है। अब क्रिया बेटा इसकी करा दे रहे हैं NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। इसकी भी अब क्रिया बेटा NaHCO3 के साथ करा रहे हैं। अब होगा क्या, जब बॉन्ड को तोड़ेंगे भाई, तो इस पे माइनस इस पे प्लस, बॉन्ड को तोड़ेंगे Na प्लस और HCO3 पे माइनस, तो ये Na प्लस जुड़ जाएगा माइनस के साथ और बन जाएगा COO, और यहां से जुड़ जाएगा Na, ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट प्लस। बेटा यहां पर एक हाइड्रोजन, एक यहां रहा प्लस, दूसरा हाइड्रोजन यहां रहा, क्या यहां से एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर H2O, फिर बचेगा कौन, यहां जब एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा बचेगा CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड देगी। लेकिन अगर हम फिनॉल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराएं तो कोई अभिक्रिया नहीं।
कोई अक्रिया नहीं। ठीक है, नोट करिएगा भाई, नोट करो। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर घ, तीसरे का घ प्रश्न क्या बोल रहा है? दो जल में घुलनशील विटामिनों के नाम तथा इनकी कमी से होने वाली बीमारियों को बताइए। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो भाई यहां पर ये है बी व सी। कैसे याद करोगे? ट्रिक के साथ, ट्रिक के साथ कैसे? गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, तो इससे भैंस से बेटा याद करोगे, वहां से बी और सा से सी। और किसमें? ये पानी में घुलनशील है ना? मजेदार ट्रिक। गई भैंस पानी में, भैंस से मतलब बी व सी। ठीक, तो यहां पर विटामिन B1, क्योंकि बी के बेटा बहुत सारे पार्ट है। ठीक है, तो इससे रोग होता है, वो रोग है भाई बेरी बेरी, बेरी बेरी। ठीक है, और विटामिन सी से स्कर्वी। कौन सा रोग है भाई? स्कर्वी रोग है। ठीक है, ये प्रश्न बेटा हमने कहां तक कंप्लीट करा लिए? दूसरे और तीसरे के अगले लेक्चर के अंदर आएंगे प्रश्न नंबर 4 से। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि आपका ये भाई आप लोगों के प्रति मेहनत कर रहा है, तो आप लोगों का भी भाई थोड़ा बहुत तो दायित्व बनता है इस छोटे से परिवार को बड़ा परिवार बनाने के लिए, है ना? तो बस इसमें आप लोगों का साथ मिलता रहे, हम बेटा बहुत ज्यादा खुश हैं इस चीज में। ठीक है, मेहनत करते रहिए। जो टॉपिक न समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम अलग से उसकी वीडियो बना दिया करेंगे। ठीक है, नोट कर लो भाई।